कैसे हो स्टूडेंट, आई होप जहाँ पे भी होगे आप अच्छे होगे और पढ़ रहे होगे, अपने एग्जाम की तैयारी जोरों शोरों से कर रहे होगे। तो नई वीडियो में लेकर आ गया हूँ जिसके अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। अब इस चैप्टर की खास बात क्या है? इस चैप्टर की खास बात क्या है कि यहाँ से भी एमसीक्यू पूछे जाते हैं। कुछ टॉपिक है जहाँ से एमसीक्यू बार बार पूछे जा रहे हैं, तो एक एक एमसीक्यू को अच्छे से मैं बताने वाला हूँ, गुस्केट के भी और बोर्ड के भी। तो आपको ध्यान से अपनी पेन पेंसिल और कॉपी लेकर के बैठ जाना है और इंपॉर्टेंट नोट्स लिखते चले चलना है, ठीक है? तो चलो हम लोग फिर चलते अपने क्वेश्चन की तरफ। चलिए, पहला टॉपिक आप देख सकते हो, ये रहा। क्या है टॉपिक? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। सिंपल सा मैं बताऊं तो कोई पॉइंट चार्ज है, वो अपने आसपास क्या प्रोड्यूस करता था? इलेक्ट्रिक फील्ड। उसका फॉर्मूला क्या लिखा था हमने? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो सेम उसी तरह जो पॉइंट चार्ज होगा वो अपने आसपास पोटेंशियल भी रखता है, और उस पोटेंशियल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं बोलूँ ये कोई चार्ज Q है और इससे R डिस्टेंस पे पॉइंट P है, तो इस P पे आपको पोटेंशियल बताना है। तो इजी है, आप लिख सकते हो VP इक्वल्स टू K, ध्यान देना, KQ अपॉन R। अब खास बात क्या है? खास बात ये है कि जो ये चार्ज है ये स्केलर क्वांटिटी है और पोटेंशियल भी स्केलर क्वांटिटी है। अब पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी, तो उसका हमको बेनिफिट मिलने वाला है। क्या बेनिफिट मिलने वाला है? कि यहाँ पे डायरेक्शन का कोई भी टेंशन आपको नहीं लेना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम है, डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं। तो इसीलिए जब हम स्केलर क्वांटिटी सॉल्व करेंगे तब यहाँ पे जो चार्ज होगा विथ साइन पुट करेंगे, विथ साइन। समझ में आया? इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लस दिया तो प्लस, माइनस दिया तो माइनस, ज्यादा अपना दिमाग नहीं लगाना है। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, ठीक है? बहुत सुंदर। चलिए, अगर समझ में आ गया तो आपको करके बताना। मैंने बोला यहाँ पे माइनस क्यू है, अब आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी है, तो यहाँ पे पोटेंशियल बताना। तो सिंपल है सर, वीपी लिख देंगे, कितना आ जाएगा बताइए? माइनस के क्यू अपॉन आर। क्लियर? आ रही है बात समझ में? अगर आ रही है तो बताइए। क्लियर? देखो, माइनस है तो माइनस के साथ, प्लस है तो प्लस के साथ। अब देखते हैं इसके ऊपर क्या क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए, पहला क्वेश्चन पूछते ही मुझे शर्म आ गई। इतना आसान क्वेश्चन कौन पूछता है भाई? क्या 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 पूछा? क्या? देखो, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस डॉट 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 ड्यू टू द चार्ज दिस इज। अब देखो, क्वेश्चन में क्या दिया गया? चार्ज कितना दिया गया, लिख देते गिवन डेटा। गिवन डेटा कितना है? ध्यान से देखो, गिवन डेटा हमारे पास है 4 × 10⁻⁻7 कूलम, और जो वोल्टेज है वो भी गिवन है, कितना है? 4 × 10⁻⁴। तो आपसे क्या पूछा है? डिस्टेंस। तो फॉर्मूला लगा दीजिए, V इक्वल टू क्या होता है? अभी जस्ट देखा, KQ अपॉन R। हमको R निकालना है तो R को सब्जेक्ट बना देते हैं, ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं R इक्वल्स टू, क्या लिख सकते हैं बताइए? R इक्वल्स टू KQ अपॉन में V। क्लियर? K की वैल्यू आपको पहले से ही पता है, 9 × 10⁹ एंड Q कितना है बताइए 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 बताइए? Q दिया गया क्वेश्चन में 4 × 10⁻⁷ डिवाइड में V कितना है आपके पास? 4 × 10⁴। तो देखो 4 4 कैंसल हो गया। अब यहाँ पे देखिए, ये 4 है, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 7, और -4 कितना हो जाएगा? -11। -11 और +9 कितना हो जाएगा बताइए? -11 और 9, तो कितना बचेगा? -2 बचेगा। तो -2 मीटर। तो ये आपको आंसर देखो, यहाँ पे मीटर में नहीं है, तो ये आ जाएगा 9 सेंटीमीटर, ठीक है? क्योंकि -2 कितना होता है पता है होगा आपको, पता है कि नहीं पता है? बताओ। R इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ इससे 9 सेंटीमीटर। क्लियर? आया समझ में? तो ऑप्शन नंबर हमारे पास आपका फेवरेट ऑप्शन सी, ठीक है? चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो भैया जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, उसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या दिमाग लगाना पड़ेगा? देखिए क्या दिया गया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बोल रहा है चार्ज दिस 1 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट ईच ऑफ द 4 कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड दिस। मतलब सिंपल सा लॉजिक है, आपके पास एक स्क्वायर है। क्या है भाई? स्क्वायर। ये एक स्क्वायर दिया गया ऐसे, और सबके ऊपर जो चार्ज है Q इक्वल टू कितना है? 1 माइक्रोकूलम। 1 माइक्रो मतलब 10⁻⁶। मैं यहाँ लिख सकता हूँ Q, यहाँ पे लिख सकता हूँ Q, यहाँ पे लिख सकता हूँ Q, यहाँ पे लिख सकता हूँ।
क्लियर। अब आपको कुछ स्क्वायर के बारे में बेसिक नॉलेज होना चाहिए। बेसिक नॉलेज क्या है, इसका साइड का लेंथ मैं बोल रहा हूँ कि ए है, तो यहाँ से यहाँ तक जो कॉर्नर से वर्टेक्स के बीच का डिस्टेंस, ये कॉर्नर है, कॉर्नर से सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा होता है, मैं बोल सकता हूँ उसको आर, और उसकी जो वैल्यू होती है a/√2 होती है, याद रह जाएगा। आर इक्वल टू होगा a/√2। समझ आ रहा है आप लोगों को बच्चा कि जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर के कॉर्नर और सेंटर के बीच का जो सेपरेशन होता है a/√2 होता है। ए क्या है, लेंथ ऑफ साइड। क्लियर, चलो बहुत सुन। तो हमारे पास देखो लेंथ दिया गया है साइड, ये रहा, मतलब ए की वैल्यू दी गई। ए कितना है हमारे पास, 2√2। क्लियर, तो आर निकाल लेते हैं लगे हाथ। आर कितना आ जाएगा बताइए, ए की वैल्यू रखिए 2√2/√2, ये कट गया, तो आर कितना आ गया हमारे पास 2। बोलो आ रहा है कि नहीं, अरे आ रहा है तो दे दीजिए दिल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, आर आ गया, क्यू दिया गया। अब आगे स्टेटमेंट पढ़ते हैं, क्या बोला गया, द पोटेंशियल एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल। इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल मतलब स्क्वायर का डायगोनल जो ये रहा, ये एक डायगोनल ले रहा और एक डायगोनल ले रहा, ये दोनों को कहाँ पे इंटरसेक्शन करते हैं, सेंटर पे। तो सेंटर पे आपको क्या पूछा गया, पोटेंशियल। अब ध्यान दीजिए, सभी चार्जों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। देखो क्यू क्यू क्यू, और यहाँ कॉर्नर से सेंटर का डिस्टेंस भी सबका सेम है। तो एक चार्ज के कारण सेंटर पे पोटेंशियल निकाल देंगे और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल आ जाएगा। समझ में आ रहा है, 4 से क्यों मल्टीप्लाई की, क्योंकि 4 है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ v, एक चार्ज का कितना है, k q अपॉन r। क्लियर, k की वैल्यू याद है अपने को, हाँ सर, 9 × 10⁹ q कितना है, 10⁻⁻6 निकाल रखा है, r भी निकाल रखा है, कितना है 2। समझ में आया इतना आप लोगों को। अभी एक का आ गया, हमको नेट निकालना है। क्या निकालना है, नेट। नेट कैसे आएगा, 4 × v, ये पूरा जो है इसको कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से, तो क्या लिख पाओगे 9। अब इसको 9 और -6 तो कितना हो जाएगा, 10⁻² और डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 2, और 2 का 9 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा 80। तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं वी नेट कितना आएगा, ध्यान दीजिए, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, हाँ दिख रहा है, विजिबल। तो V90 आपका आ जाएगा, वी नेट आ जाएगा 80 × 10⁻3 आ रही बात समझ में। तो देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए मैच कर रहा है। आया समझ में, देख रहे हो कितना इजी क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जाम में। बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और देन आप क्वेश्चन सॉल्व कर लो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। अब ध्यान से समझना, इसमें बहुत इजी क्वेश्चन आता है और उसके लिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, तो समझिए, अगर यहाँ पे 2 चार्ज है, 2 प्रोबेबिलिटी है, मैंने बोला Q1 और ये Q2, दोनों कैसे नेचर के, प्लस प्लस, और दोनों के बीच का सेपरेशन R। तब जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला निकल गया कि Q1 Q2 डिवाइड में R। क्लियर। अब यहाँ पे देखो जो पोटेंशियल है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, मतलब जब R कम होगा, R जब डिक्रीज होगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज। वाई, बिकॉज वो उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, पोटेंशियल एनर्जी डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, यहाँ पे एरो नहीं, ऐसा है कुछ, ये ऐसा, मतलब R डिक्रीज करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगा। दूसरा केस देखिए, दूसरे केस में मैंने ऐसे अजम्पशन लिया कि -Q1 है और +Q2 है, और सेपरेशन अभी भी कितना है भाई साहब, R। तो यहाँ पे हमको पोटेंशियल एनर्जी लिखनी इसके लिए, तो -KQ1 Q2 डिवाइड बाई R। सर माइनस क्यों आ गया, भाई मैंने बताया था जब पोटेंशियल एनर्जी निकालना, नहीं बताया था तो फिर से बता दे रहा हूँ, जब पोटेंशियल एनर्जी निकालना हो या फिर पोटेंशियल कैलकुलेट करना हो, वहां पे जो चार्ज पुट करते हैं विथ साइन पुट करते हैं, तो यहाँ पे एक माइनस का है और एक प्लस का है, तो दोनों का प्रोडक्ट होगा तो आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगा। क्लियर। अब माइनस आने की वजह से यहाँ पे गड़बड़ घोटाला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गड़बड़ घोटाला। तब यहाँ पे जो रिलेशन आएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R हो जाएगा। सर ये कैसे, माइनस के कारण बेटा, किसके कारण आ गया, माइनस के कारण। तो यहाँ पे अगर R डिक्रीज होगा, R डिक्रीज होगा तो U भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। कौन से केस में, जब माइनस आ जाए, क्या आ जाए भाई,
माइनस, माइनस आते ही नेचर उसका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। देखो प्लस आ रहा कुछ नहीं मतलब प्लस है, तो जो दिख रहा है वही होगा, पर जब माइनस आ जाएगा तो जो दिख नहीं रहा है ना वही होगा। समझ रहे हो? तो मैंने आपको पहले ही दिखा के बता दिया, तो इसको लोड कर लो और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है बेटा। ठीक है, चलिए देखिए, देखते कितने लोग बता पाते हैं आंसर। अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो तो खुश हो जाओ, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर नहीं कर पा रहे हो तब भी खुश हो जाओ, क्योंकि सीख जाओगे। अब आओ आओ, क्या लिखा गया, अ मूविंग पॉजिटिव चार्ज, मूविंग पॉजिटिव चार्ज, कौन सा चार्ज मूव कर रहा है, पॉजिटिव, ऐसे लिख सकता हूं पॉजिटिव चार्ज। फिर आगे क्या बोला गया है, अप्रोचेस आर नेगेटिव चार्ज, किसको अप्रोच कर रहा है, नेगेटिव चार्ज, मतलब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। कुछ होगा सेपरेशन, मैंने मान लिया ये किस साइड मूव कर रहा है, आगे की तरफ। ठीक है, व्हाट विल हैपन टू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी पहले लिख लेते हैं। तो देखो एक प्लस एक माइनस है, तो दोनों का प्रोडक्ट माइनस में ही आने वाला है, और क्यू स्क्वायर बाई आर। समझ में आया? अगर यहाँ पे माइनस आ जाए तो अब बताओ, u और r के बीच का जो रिलेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। और हमारे केस में क्या हो रहा है, देखो r कम हो रहा है, r क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अगर r डिक्रीज हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, डिक्रीज। तो चेक करते हैं ऑप्शन क्या आएगा, विल डिक्रीजेस, ऑप्शन नंबर बी राइट है। आ रही बात समझ में? देखो गुस्केट का पी वाई क्यू है भैया, गुस्केट का लिखा हुआ रहता है, तो गुस्केट का पी वाई क्यू, तो उस पर गुस्केट लिखा रहता है, जिसपे बोर्ड का होता है बोर्ड का। क्यों ऐसा करा रहे हैं सर, गुस्केट और बोर्ड का पी वाई क्यू साथ में क्यों करा रहे हैं? उसका रीजन है कि गुस्केट वाला बोर्ड में पूछ लेता है, बोर्ड वाला गुस्केट में पूछ लेता है, तो ये लोग आपस में इंटरचेंज करते रहते हैं। आ रही बात समझ? तो हमने बोला साथ में ही सबको निपटा देंगे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या आ गया, रिलेशन बिटवीन यू एंड वी। यू एंड वी का मतलब क्या हो गया सर, यू का मतलब पोटेंशियल, वी का मतलब पोटेंशियल एनर्जी। दोनों में रिलेशन क्या है, सिंपल। देखो चेंज इन जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो एक्चुअली में वर्क डन के इक्वल होता है, पहला फॉर्मूला। दूसरा जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है क्यू इनटू चेंज इन वोल्टेज के इक्वल होता है। वोल्टेज बोल लो या फिर पोटेंशियल, दोनों का मीनिंग सेम है। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर? चेंज इन जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो किसके इक्वल होता है, वर्क डन के। ठीक है, अब यहाँ पे अगर कभी कभी चेंज नहीं दिया था, किसी चेंज नहीं दिया होता कि एक ही पोटेंशियल एनर्जी दिया होता है, ठीक है, एक्चुअली में वहां पे क्या हम लोग मान लेते कि भाई इन्फिनाइट, रिफरेंस लेवल किसको ले लेते हैं, इन्फिनिटी को, और इन्फिनिटी में सब कुछ क्या होता है, जीरो। तब उस केस में हम ऐसे u इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, क्यू वी। सिंपल है भैया, जब चेंज की बात करें तब ये लगा देना, जब चेंज की बात ना करें, सिर्फ सिंगल सिंगल दिया तो ये लगा देना, सीधी बात, नो बकवास। आ रही बात समझ में? आ रही तो क्वेश्चन करते हैं। चलिए चलिए पूछते हैं सर, हम आ गई पहला क्वेश्चन। अब पार्टिकल हैविंग चार्ज क्यू, एक पार्टिकल है जिसका चार्ज कितना है भाई साहब, क्यू। बढ़िया है, अच्छी बात है। इज एक्सेलरेटेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी। देखो डेल्टा वी से उसे क्या कर दिया जाए, एक्सेलरेट कर दिया जा रहा है, रफ्तार दे दी जा रही है। तब क्या पूछा गया क्वेश्चन में, इट वुड गेन एनर्जी। अब वो कितना एनर्जी गेन करेगा, तो अभी जस्ट मैंने आपको रिलेशन बताया, डेल्टा यू इक्वल्स टू डेल्टा वी। तो देखो फॉर्मूला बेस्ड कब का क्वेश्चन है, 21 का है। तो ऑप्शन नंबर क्या आ गया, अभी देख रहे हो हलवा क्वेश्चन आ रहा है, गाजर का हलवा बनाओ और खा लो, एकदम टेस्टी स्वादिष्ट। ठीक है बच्चा, तो चलिए आगे बढ़े, चलो बढ़ते हैं आगे। चलो भाई, अरे तुमको इधर उधर नहीं देखना, इधर मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, इधर उधर मोबाइल मत चलाओ भाई, आधे तो रील में ही परेशान होंगे। चेक कर लेते हैं किसी का मैसेज तो नहीं आ गया गलती से, अरे किसी का मैसेज नहीं आया भाई, इधर देख लो। चलिए देखिए, जो प्रीवियस क्वेश्चन जिसको समझ में आ गया होगा वो तो ये तो देखते ही कर देगा। क्या बोला गया, देखो पहला वाला क्वेश्चन कब आया था, देखो ध्यान से, ये लोगों ने 21 में पूछा, ये कब पूछा, 22 में। देखो वही कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन फिर जस्ट 22 में पूछा। क्या पूछा, ध्यान देना, एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड बाय अ पोटेंशियल डिफरेंस दिस, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस देके रखा है। फिर क्या बोला गया, द एनर्जी गेन बाय इट वुड बी डॉट 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 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रही बात? तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेलेट कर रहे हैं, किसको एक्सेलेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को। तो एनर्जी आपको निकालना है, क्या निकालना है भाई, एनर्जी। कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन। तो एनर्जी क्या निकलेगा, डेल्टा यू इक्वल टू क्या आएगा, क्यू इंटू। आ रही बात समझ में? अब कितना इलेक्ट्रॉन है आपके पास, एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन क्यू क्या लिखो, क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, ई। और वी डेल्टा वी आएगा ना यहाँ पे, डेल्टा वी की वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में, देखिए 2। तो क्या आ जाएगा बस 2E आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई, 2। इसके यहाँ पे E आ गया, इसके यहाँ पे 2, तो हमारे पास आंसर ही आ गया।
2e कहाँ है? ऑप्शन नंबर देखिए डी। आ रहा है बच्चा समझ में? तो ऑप्शन नंबर डी है। तो अगर ध्यान से समझोगे तो देखो कुछ नहीं है भाई, जितना मैं करा रहा हूं उतना आपको करना ही है। जो आपने पूरे ईयर तैयारी कर रखी वो तो आपको करके ही जाना है, क्योंकि आपने कर रखी है। उसके साथ में सबसे पहले ये एमसीक्यू तो सॉल्व करने, ये कंपलसरी है, ये कंपलसरी, इतना तो करके ही जाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ गया ई और वी। तो इसका पहला फॉर्मूला ऐसे होता है, ध्यान देना, ई इक्वल्स टू माइनस डीवी बाई टी आर। ऐसे भी लिखते हैं, कभी कभी ऐसे भी लिखते हैं। समझ में आ रही बात? ये क्या होता है बेटा? ये छोटा चेंज बता रहा होता है और ये लार्ज चेंज बता रहा होता है। ठीक है, कैसे बता रहा होता है? सपोज पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे जा रही है, ए टू बी। यहाँ का वोल्टेज ए होगा और यहाँ का वोल्टेज बी होगा। तो इस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करोगे? ई ऐसे लिखोगे, माइनस डेल्टा वी बाई क्या है? आर। इनके बीच का जो सेपरेशन आर मान लो, तो आर लिख दिया। डेल्टा वी कैसे लिखोगे? फाइनल माइनस इनिशियल। समझ में आई बात? तो ऐसे लिखते हैं फॉर्मूले को। क्लियर? ये कब यूज करेंगे? जब हमारे पास वेरिएबल इक्वेशन आ जाएगी तब। अब देखिए खास पॉइंट जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से समझना, नहीं तो फिर आप बोलोगे सर ने बताया नहीं। देखिए ध्यान से क्या बोल रहा हूं। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ध्यान देना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, और ये आपका इससे परपेंडिकुलर एक डिस्टेंस है, ऐसा कुछ। क्लियर? अब ध्यान देना, ध्यान देने वाली बात क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जब हम आगे बढ़ेंगे, ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जब हम आगे बढ़ते हैं तो पोटेंशियल डिक्रीज होता है। डिक्रीज होता है मतलब ए और ये बी। अब मैं आपसे पूछूं बताइए किसकी वैल्यू ज्यादा है? तो जैसे जैसे आप आगे जाओगे वैसे वैसे पोटेंशियल क्या होता जाएगा? कम। तो ज्यादा आगे कौन है? ज्यादा आगे आपका बी है, तो बी का पोटेंशियल क्या होगा? कम। किससे कम होगा? ए से। समझ में आया? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाओगे तो वोल्टेज कम होता जाएगा। मान लो यहाँ पे 10 वोल्ट है तो यहाँ पे 10 से कम होगा, 8 7 9 कुछ भी हो सकता है। अच्छा सर ऐसा क्या? दूसरा कॉन्सेप्ट परपेंडिकुलर के साथ क्या होता है? जो तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो आगे की तरफ ऐसे जा रही है और ये लाइन कैसे? परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे मैं बोल देता हूँ, यहाँ पे पॉइंट है आपके पास x और यहाँ पे पॉइंट है y। तो यहाँ पे जो x पे जितना वोल्टेज होगा पोटेंशियल होगा उतना ही y पे होगा। इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वो पोटेंशियल चेंज नहीं होता है। कहाँ चेंज होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाओगे तो वोल्टेज कम होगा और उसके परपेंडिकुलर जाओगे तो कोई भी चेंज नहीं होगा। तो अपनी भाषा में इसको लिख लो, भोजपुरी, गुजराती, मराठी, इंग्लिश जो आता है उसमें साफ साफ शब्द में लिख दो कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएंगे तो वोल्टेज कम होगा और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाएंगे तो कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा। इसके ऊपर से बहुत बेहतरीन 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन पूछते ही सर हम आ गए, क्या बोला गया है? आपको क्या करना है, जब मैं ये क्वेश्चन कौन से बता आपको वीडियो को रोक लेना है और खुद से सॉल्व करना है, फिर मेरे साथ आंसर मैच करना है कि आपका आंसर आ रहा है। अगर आ रहा है तो एक दिल दे दीजिए। कौन सा दिल? लाल वाला। कमेंट के अंदर लाल दिल चाहिए अपने को, ठीक है ना भाई? चलिए देखिए, अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रिवेलिंग इन एक्स डायरेक्शन इन सर्टेन रीजन। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहाँ पे भैया? एक्स डायरेक्शन में। तो बना देते हैं, बना देते हैं। डरते हैं क्या? बना देते हैं। चलिए बना दिए। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई एक्स डायरेक्शन। तो इससे क्या क्लियर हुआ कि एक्स डायरेक्शन में जैसे जैसे जाएंगे वोल्टेज कम होता जाएगा और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाएंगे तो कुछ भी वोल्टेज का चेंज नहीं आएगा। वोल्टेज बोल रहे हैं, फिर पोटेंशियल। अब क्या बोला गया था? कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी क्यू आर। 3 कोऑर्डिनेट दिए गए हैं ऐसे, ठीक है, और तीनों पॉइंट पे हमको बताना है पोटेंशियल। तो इसको डायग्राम बना देते हैं। तो हम एक वाई एक्सिस भी यहाँ पे प्लॉट कर देते हैं। यहाँ से इसके परपेंडिकुलर लाइन ऐसे आ जाएगी बेटा, ऐसे वाई एक्सिस। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे पहला पी क्यू का, पी तो कहाँ पे? यहाँ पे ओरिजिन पे, पी यहाँ पे कितना? 0,0। क्यू कहाँ पे? 2,0, मतलब यहाँ कहीं एक्स पर 2,0। आर कहाँ पे? वाई पे 0,2। अब एक अंधा भी देख के बता सकता है क्या रिलेशन होगा। चलिए पहले परपेंडिकुलर वाले का हिसाब किताब कर देते। तो परपेंडिकुलर वाले का क्या होगा? सेम होगा। तो यहां लिख सकता हूं भाई जितना पी का होगा उतना ही क्यू का होगा। अब पी क्यू को ध्यान से देखो,
कौन ज्यादा आगे, ये आ ज्यादा आगे। तो मतलब जैसे जैसे आगे जाओगे वोल्टेज कम होगा, तो वोल्टेज किसका कम रहा होगा, क्यू वाले का। अरे यहाँ पे गलत हो गई, ये आ रहा है, देखो ना परपेंडिकुलर पे कौन है, पी है और आर है, तो दोनों का सेम हो गया। अब पी और क्यू के साथ क्या रिलेशन है, तो देखिए जैसे जैसे आप आगे जाओगे वोल्टेज क्या होगा बेटा, कम होगा। कम होगा तो मतलब पी वाले का वोल्टेज ज्यादा है, किससे ज्यादा है, आर वाले, क्यू वाले से। क्लियर, क्योंकि जितना पी का वोल्टेज है उतना ही आर का वोल्टेज है। तो ये स्टेटमेंट राइट है। आई बात समझ में। पहले हमने क्या कर दिया, परपेंडिकुलर वाले का हिसाब कर दिया, फिर परपेंडिकुलर का किसका कंपेरिजन किया, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले का, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, क्योंकि परपेंडिकुलर वाले आपस में तो क्या है भाई, इक्वल है। तो हमको बताना है क्यू लेस देन है, कहाँ है, देखो क्यू लेस देन यहाँ पे है, पी आर इक्वल है, सही है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट, आया समझ में, ऑप्शन नंबर ए राइट है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। चलो और आसान क्वेश्चन, क्या बोल दिया, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट 2 पॉइंट दिस एंड दिस इन द रीजन इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड दिस। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या लिखा, देखो आई कैप, आई कैप मतलब एक्स डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जा रहा है भाई, एक्स डायरेक्शन। और पॉइंट कहाँ पे, देखो पॉइंट आप देखोगे ध्यान से, दोनों वाई एक्सिस पे है, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट इनका 0 है। तो यहाँ पे एक होगा, देखो एक होगा इधर 0,4 पे, एक होगा 0,3। आया इतना समझ में, आया तो अब देख के बता दो इन दोनों का पोटेंशियल कैसा होगा, सेम होगा कि अलग अलग, बताओ। ये ए वाला पॉइंट है, ये बी वाला, दोनों परपेंडिकुलर में, तो दोनों का वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा। कब का, 22 का लेटेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। आ रही है बात समझ में बच्चा लोग, आ रही है तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो कैपेसिटर, कैपेसिटर का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो बोलते सर कैपेसिटर होता है क्या, कैपेसिटर कुछ नहीं भैया, ऐसे दो प्लेट होगी पैरेलल, ठीक है, ऐसा, तो इसको बोलते हैं कैपेसिटर, इसके बीच का सेपरेशन बोल दो डी है, ठीक है। तो कैपेसिटेंस होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो आपको बताता है कि कैपेसिटेंस किन किन बातों पे डिपेंड करता है। तो आप देख सकते हो कैपेसिटेंस 3 बातों पे डिपेंड करता है। एक तो एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या होता है, मीडियम, मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा प्लेट के एरिया के ऊपर, और डी क्या है, दोनों के बीच का सेपरेशन के ऊपर। अब इनके कुछ कॉम्बिनेशन होते हैं, क्या होते हैं कॉम्बिनेशन, जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे लिखते हैं, 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 में C1 प्लस 1 में C2। क्लियर, उसी तरह होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, बताइए ध्यान से। पैरेलल के लिए हम यूज करेंगे C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2, ठीक है। इनको जब सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो इस केस में क्या आ जाता है, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे एडिशन। तो इसको हमको डायरेक्ट याद रख लेना है भाई, कि जब कभी दो कैपेसिटर सीरीज में दिए हो और उनका इक्विवेलेंट निकालना है, तो ऊपर मल्टीप्लाई नीचे एडिशन, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे एडिशन, पर कब वैलिड है ये, दो कैपेसिटर के लिए। क्लियर, आ गया क्वेश्चन, देखिए क्या बोला गया, हाउ विल यू कनेक्ट 4 कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफैराड है फॉर हैविंग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 9। अब बोला गया 4 कैपेसिटर जिनकी वैल्यू 4 है, और आंसर कितना आना चाहिए, 1.6। तो इसमें दिमाग लगाना है, ठीक है, दिमाग लगाना है, तो आपको मैं दे रहा हूँ ये, ठीक है। लास्ट में जो दिमाग वाले क्वेश्चन है वो फिर मैं सोल्व करा दूंगा, ठीक है, क्योंकि अभी पहले वाले चैप्टर का भी एक क्वेश्चन सोल्व नहीं किया था, उसको अलग से एक वीडियो में करा दूंगा। तो इसको आपके लिए कह दिया मैंने होमवर्क, ठीक है। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो 2 ऑप्शन तो पहले कट जाएंगे, ऑप्शन से सोल्व कर सकते हैं, ए और बी तो नहीं होगा, क्योंकि पहले में जोड़ोगे तो ऐड हो जाएगा, सीरीज में कहोगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तब भी नहीं होगा। तो अब ये 2 ऑप्शन चेक कर लो, आप वेरीफाई करो, क्या करो, 2 इन पैरेलल 2 इन सीरीज, देख लो पैरेलल में दो पैरेलल में जोड़ दो, ठीक है, 2 पैरेलल में हो गए और 2 सीरीज में कर दो। तो ये सी है, ये सी है, ये सी है, ये सी, तो ये कितना हो जाएगा बताइए, 2C, और ये कितना हो जाएगा, C/2। अभी आप इस सीरीज में, तो सीरीज के लिए ऊपर मल्टीप्लाई नीचे एडिशन करना बताई था मैंने आपको, ठीक है। चलो कर लेते हैं ना। तो C इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई, क्योंकि 2 हो गए ना, 2C इंटू C/2, और दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 4 1 5 5C/2। तो 2 से 2 कैंसल, C से C कैंसल, ठीक है।
तो आपके पास बचा क्या है 2, सी की वैल्यू कितनी 4, यहाँ पे 5, तो कितना आ गया आपके पास सी इक्विवेलेंट 8/5, 8/5 माइक्रोफेराड। 8/5 का मतलब कितना होगा बताइए, एक से जाएगा फिर कितना देगा 3, 5 30, तो ये आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट है। क्या है भाई साहब, सी राइट। ऑप्शन से चेक कर लिया हमने, 2 पैरेलल में 2 सीरीज में। अगर ये राइट है तो ये कभी ये रॉन्ग ही होगा। आ रही बात समझ, अगर सी वाला रॉन्ग होता तो डी वाला राइट होता। आ रही बात समझ में, इसको हमने ऑप्शन से सॉल्व कर दिया। बैल बुद्धि की तरह दिमाग नहीं लगाना कि आगे आगे करो करो, देखो पहले, देखो सोचो समझो, ऑप्शन को देखो ध्यान से, एनालिसिस करो इसको कैसे करें। देखो इसको हमने ऑप्शन से कर दिया, तो हमारे पास जो राइट आंसर आया वो क्या आ गया, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते। अब ये देखो, ये मैंने क्या होमवर्क ले दे रहा हूं, क्योंकि एक अलग वेराइटी का क्वेश्चन है, आपको करना पड़ेगा, नहीं आएगा तो मैं सिखाऊंगा। चलिए, ये सर्किट प्रॉब्लम है, ये भी होमवर्क में दे रहा हूं। सर्किट आपको आना चाहिए, विस्टन भी जाना चाहिए, ठीक है, तो हो जाएगा। नहीं होगा तो मैं सॉल्व कराऊंगा। ये भी सर्किट, ये सर्किट वाले में भी स्किप कर रहा हूं, सर्किट वाले हम लोग अच्छे से करेंगे, तब तक आप HW ना, चलिए ये कर सकते हो। क्या बोला, सर्किट का मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है, क्योंकि सर्किट में हम बहुत सारी चीजें मुझे समझानी पड़ेगी कैसे सॉल्व, उसमें थॉट प्रोसेस काम करता है, आपका थॉट प्रोसेस पहले हमें डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, व्हेन n कैपेसिटर ईच ऑफ वैल्यू c आर कनेक्टेड इन सीरीज देन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। अब देखिए सीरीज के लिए, सीरीज, ठीक है भाई लोग, सीरीज के लिए देखते हैं। चलिए सीरीज के लिए, सीरीज के लिए अगर बहुत सारे कैपेसिटर, सबकी वैल्यू क्या है, सी 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 सी, सबकी फिक्स है, तो जो सी इक्विवेलेंट आएगा वो क्या आएगा, उसका फॉर्मूला होता है डायरेक्ट C/N। सिमिलरली अगर पैरेलल आ जाए तब पैरेलल, तब जो सी इक्विवेलेंट आएगा वो आएगा N × C। N क्या है, नंबर्स ऑफ कैपेसिटर, नंबर ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर क्लियर। N क्या है, नंबर्स ऑफ कैपेसिटर, C क्या है, उसकी वैल्यू कैपेसिटेंस। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्या बोला गया भाई, 2 कैपेसिटर हैव कनेक्टेड इन सीरीज, 2 कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया है, अच्छी बात है। देयर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस दिस, उनका इक्विवेलेंट कितना है, इतना, तो मैं यहां लिख सकता हूं C, कौन सा, सीरीज का इक्विवेलेंट। सीरीज का इक्विवेलेंट कैसे सिखाया था, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे एडिशन। सी इक्विवेलेंट कितना दिया गया, 3 दिया गया, ठीक है। तो आपके पास ये आ गया C1 C2, सॉरी 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 माय मिस्टेक, हाँ सही से लिखते हैं उसको, इधर 3 आ जाएगा और ये वाली वैल्यू को आप इधर ले लो, तो क्या लिख दोगे, C1 + C2 × C1 × C2। आई बात समझ में, चलिए क्लियर हुआ इतना, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड में क्या बोला गया है, देखिए ध्यान से, when they are connected in parallel their equivalent capacitance is 16। अगर उनको पैरेलल में ऐड कर दे, किस में ऐड कर दे, पैरेलल में, C1 + C2 इको पैरेलल में ऐसे निकालते हैं, ये कौन सा पैरेलल वाला, तो जब पैरेलल में ऐड करेंगे तो जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी आपको, 16। अब आपको C1 और C2 की वैल्यू बताना है। देखिए पहले क्या करो आप, सिंपल यहाँ पे C1 C2 की वैल्यू दे दो, कितनी है 16, यहाँ लिख दो 16, तो क्या आ गया C1 C2, तो कितना आ जाएगा बताइए, 3 का मल्टीप्लाई जब 16 से करेंगे तो कितना आएगा, 48 आ जाएगा। हाँ सर, तो अब देखो यहाँ से भी आपको ऑप्शन से सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसा ऑप्शन चूज कीजिए जिसको दोनों कैपेसिटर की वैल्यू ऐड करने पे क्या आ रही हो, 16, और मल्टीप्लाई करने पे 48। तो चेक करते हैं, देखो ये तो ऐड करने पे कितना आ जा रहा है, 17, तो नहीं होगा, ये 16 आ रहा है, और मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा, 64, रॉन्ग है। ये देखिए ऐड करने पे ही नहीं आ रहा है, ये ऐड करने पे भी आएगा और मल्टीप्लाई करने पे आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए राइट है। ऐड करने पे 16 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे 48 आना चाहिए, बस यही कॉन्सेप्ट है इसका। अब एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर की एनर्जी का फॉर्मूला बताना चाहिए, U = एक होता है भाई Q²/2C, एक लिखते हैं हम लोग हाफ CV²। क्लियर, इन दोनों से 90% काम हमारा हो जाता है। चलो
अब क्या आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटर इज टेक Q एज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज। अब देखिए कैपेसिटेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है तो मैं एनर्जी के पास जाऊंगा। अभी जस्ट देखा हमने Q स्क्वायर बाई क्या लगेगा भाई 2C। Q को ऐसे ही रहने देना है, C एक नंबर है, नंबर का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला होता नहीं है। तब क्या करेंगे सर इस केस में, इस केस में C का निकालना तो C को सब्जेक्ट बना लेंगे और इसको नीचे ले आएंगे। तो C इक्वल टू क्या हो गया आपके पास Q स्क्वायर बाई U। इतना है समझ। अब देखिए ध्यान से Q के लिए Q ही रखना है, U के लिए क्या है, U का मतलब एनर्जी, एनर्जी का क्या होता है बताइए, M1 L2 T माइनस 2। तो C इक्वल टू आप लिख सकते हो M1 L माइनस 2 T प्लस 2 Q2। तो ये आंसर हमारे लिए क्या है, राइट है। आ रही बात समझ में, आ रही तो चेक करते हैं, 2 माइनस 2 प्लस 1, तो ऑप्शन नंबर सी राइट है। आ रही बात समझ में, चलिए आ रही है तो आगे बढ़ते हैं। आप लोग बेटा घर पे पढ़ाई करना ही पड़ेगा और कोई सरल मार्क्स या कोई सरल राज नहीं है, ठीक है। प्यास लग रही है फिर भी मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चों, क्योंकि आपके एग्जाम आने वाले, इसीलिए मैं पढ़ा देता हूँ फटाफट, फिर पानी पियेंगे ना। चलिए हो जाए हो जाए, डरना नहीं है तुमको, लहरना नहीं, लहरा देना है, समझिए समझिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैपेसिटर, अगर कैपेसिटर की कोई बात करता है ऐसे, तो कैपेसिटर में इधर पॉजिटिव होता है इधर निगेटिव, इधर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी इधर निगेटिव, और दोनों के बीच का सेपरेशन कितना होता है D। तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पे प्रोड्यूस होती है E, वो कितना होता है, वो आता है आपको सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आ रही बात समझ में। और एक प्लेट कितना प्रोड्यूस करता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। अगर मैं बोलूं एक प्लेट है ऐसे, हाँ प्लस प्लस है ऐसे, तो ये कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सॉरी सॉरी माय मिस्टेक माय मिस्टेक माय मिस्टेक, सिग्मा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बताना ना, मैं क्या बता रहा हूँ क्या बता रहा हूँ क्या बता रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बताओ बताओ बताओ, E इक्वल्स टू होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। आ रही है बात समझ में, क्लियर। कल ही तो देखा था। और उसके बाद आता है इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल में यहाँ पे दो फॉर्मूले हमारे काम में आने वाले, एक पोटेंशियल और एक वर्क डन। तो पहला फॉर्मूला है पोटेंशियल का, V इक्वल्स टू के पी कॉस थीटा बाई आर क्यूब। ओके। दूसरा आता है मेरे पास वर्क डन का फॉर्मूला। वर्क डन का फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखो, पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ठीक है। मिनिमम 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 बोलो या फिर स्टेबल बोलो, दोनों का मीनिंग यहाँ पे सेम चलने वाला है। आ रही बात समझ। इस केस में मिनिमम स्टेबल बोलेगा तो आपको समझ जाना है कि थीटा कितना लेना है, 180। थीटा लेना है आपको, मिनिमम बोलेगा तो थीटा इक्वल टू क्या ले लो आप, 0। 0 लोगे तो कितना आएगा 1, तो 0 नहीं ले, हाँ मिनिमम ही आएगा। आ रही बात समझ, वो देखना पड़ेगा हमको। क्लियर। चलिए आगे बढ़े, ये दो से काम हो जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन, ऑन द एक्सिस ऑन एंड ऑन द इक्वेटर ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल फॉर ऑल पॉइंट्स। चलिए इलेक्ट्रिक डायपोल का जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, के पी कॉस थीटा बाई आर, यही होता है। हाँ सर यही होता है। एक्सिस पे थीटा कितना मिलता है, 0। इक्वेटोरियल पे कितना मिलता है, ये एक्सिस पे है, इक्वेटोरियल पे कितना मिलता है 90। तो जैसे इस पे 90 रखोगे cos 90 कितना हो जाएगा, 0। cos 90 0, तो ये टर्म क्या हो जाएगी भाई साहब, 0। क्लियर। तो इक्वेटर का मतलब क्या होता है, वाई एक्सिस परपेंडिकुलर, तो इक्वेटर पे क्या आने वाला है, 0। तो मतलब ऑप्शन आपका बी हो सकता है या फिर डी। ठीक है। उसके लिए एक्सिस निकालना पड़ेगा, एक्सिस के लिए 0 0 रहेगा तो डज नॉट इक्वल टू 0। तो समझ में एक्सिस पे क्या होगा, डज नॉट इक्वल टू 0, और इक्वेटर पे क्या होगा, 0। तो डायरेक्ट आता है ये, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास है डी, राइट। आई बात समझ में आप लोगों को बच्चा। स्टूडेंट्स अब नया क्वेश्चन देखने वाले हैं, देखिए ध्यान से। अब जो कुछ फॉर्मूले वे छोटे छोटे फॉर्मूले होते हैं उनके ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं वो देख लेते हैं, ठीक है।
ये देखते ही आपसे हो जाएंगे, बस इनका फॉर्मूला आपको आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए क्या क्वेश्चन में क्या क्या है। क्वेश्चन बहुत आसान है, क्या लगे, यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ पोलराइजेशन। पोलराइजेशन देखो तो खुश हो जाओ भैया, एकदम आसान, एकदम सरल क्वेश्चन आ गया, फ्री का मार्क्स मिलेगा। चलो बता दो, तुम्हारा मास्टर बताएगा भाई पोलराइजेशन। पोलराइजेशन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। पोलराइजेशन एक्चुअल में कैपिटल पी होता है, जिसका फॉर्मूला होता है डाइपोल मोमेंट। ये स्मॉल पी है भाई, स्मॉल पी, डाइपोल मोमेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम। याद रह जाएगा क्या, ये आपका पोलराइजेशन, ये क्या है, डाइपोल, डाइपोल मोमेंट। क्या है भाई, डाइपोल मोमेंट। चलिए, तो हम इसका क्या निकालना चाहते हैं, यूनिट। तो यूनिट भी आना चाहिए, डायमेंशनल फॉर्मूला भी आना चाहिए, दोनों क्वेश्चन इस टॉपिक से आता है। तो देखिए कैपिटल पी का हमको यूनिट निकालना है, ठीक है, तो इसका यूनिट कैसे आएगा, ध्यान से समझिए। तो इसका यूनिट क्या है, डाइपोल मोमेंट का क्या होता है, चार्ज इंटू लेंथ। चार्ज इंटू लेंथ, लेंथ का मतलब क्या, सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस। मैंने क्या बोल दिया, एल है, बहुत बढ़िया सर। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ। दिख गया क्या, दिख गया क्या, दिख गया क्या, देखो ये कटा। काटने में तो आप एक्सपर्ट हो, देखो यहाँ पे भी आपने काट दिया, तो ऊपर क्या आ गया भाई, चार्ज अपॉन एरिया। चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम। एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो आ गया क्या, तो याद रह जाएगा क्या, पोलराइजेशन का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम, और यूनिट क्या निकाल लिया हमने, कूलम अपॉन में मीटर का स्क्वायर। और डायमेंशनल फॉर्मूला पूछेगा वो भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन ए है। क्लियर बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो देखो ये क्वेश्चन कब आया था, कब आया था, देखिए ध्यान से जी। ये आया था 2029 का क्वेश्चन है। ये देखिए ये क्वेश्चन बैंक, और ये आपका एक्चुअल में आया है, ये आया है 2020। ये क्वेश्चन बैंक 2024 का, मतलब जो लेटेस्ट बुक है उसमें यही क्वेश्चन डाला गया है। और ये कब आया है, 2020 में। और ये वाला कब आया था, देखो 2029 का क्वेश्चन है ये। और इसका क्या पूछा गया था, यूनिट। और 2020 में लोगों ने क्या पूछ लिया, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो हलवा है ना, हलवा है, बनाओ और खा लो। यूनिट क्या था, पोलराइजेशन का, बताइए। अभी जस्ट हमने यूनिट निकाला बच्चा लोग, क्या आया था, कूलम अपॉन में मीटर का स्क्वायर। यही आया था क्या, हाँ सर यही आया था। तो अगर ये आया था कूलम अपॉन, तो इसका क्या डायमेंशनल फॉर्मूला आप नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं, क्यों नहीं सर। कूलम के लिए क्या होता है, आपको याद होना चाहिए, A1 T1। मीटर के लिए क्या होता है, L2। अब ये ऊपर आएगा तो क्या लिख देंगे, देखिए L की पावर -2 T1 और A1। ये हमारा आंसर है। तो देखिए कौन सा मैच कर रहा है, L की पावर -2, फिर आपका T1, T1 कहाँ है, L -2, T की पावर 1 और A की पावर 1। तो ये रहा, देखिए एक नंबर आपको फ्री में मिल गया। अगर आप ये सीरीज सीरियस होके फॉलो करें तो आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपके 20 मार्क्स आने वाले होंगे तो हो सकता है 35 आ जाए, अगर 35 आने वाला हो रहा है तो हो सकता है 50 आ जाए। अगर आपने कुछ भी करके नहीं रखा है तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट इतना तो करके जा भाई। खास करके वो, मैं आपसे ही बोल रहा हूँ, आप जो डर रहे हो, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जो लहर रहे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा है सर कहाँ से पढ़ूं कहाँ से पढ़ूं। अरे भाई पहले इतना तो कर ले, इतना तो कर ले भाई, ये आएगा तो गलत नहीं होगा। अगर बाहर का आ गया तो भाई हम भगवान थोड़ी ना है, इंसान है। इतना आएगा तो मैं करके आएगा, छोड़ेगा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चा लोग। अब देखिए ये भी फॉर्मूला बेस्ड आ गया, 2020 का क्वेश्चन है। मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं, रिलेटिव परमिटिविटी इक्वल टू होता है 1 प्लस, अरे रे 1 प्लस होता है साई। साई को बोलते हैं ससेप्टिबिलिटी, 1 प्लस साई। क्लियर, ये फॉर्मूला होता है। देखो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, इसको लिख लो। एक 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 नोटबुक बना लो भाई एमसीक्यू वाले, उसमें जितने टॉपिक में करा रहा हूं वो टॉपिक कर लो, क्वेश्चन देख लो, बात बन जाएगी। ठीक है, इफ रिलेटिव परमिटिविटी फॉर एनी सब्सटेंस इज 80। कितना बच्चा, 80। मतलब रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू कितनी थी, 80। पूछा क्या है, देखो ध्यान से पूछा भैया, ससेप्टिबिलिटी का पूछा है, ससेप्टिबिलिटी मतलब साई। तो लिख दो साई को हम कर देंगे कसाई। तो ये 1 इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा कितना, 79। कितना आएगा बच्चा, 79। आ रहा है कि नहीं समझ में, आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तो दिल दो ना यार, तुम लोग कमेंट में दिल नहीं देते, अच्छा नहीं लगता, दिल से बुरा लगता है भाई, दिल दो। चलिए चलिए चलिए, ये देखो ये भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ गया। क्या पूछ रहा है, इफ पोलराइजेशन फॉर अ लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक E is the electric field, then electric susceptibility of the dielectric medium
अब देखिए इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है पोलराइजेशन की टर्म में वो होता है P/E। आपको याद रख लेना है। क्या कर लेना भैया? कंठस्थ कर लेना है, याद कर लेना है, याद करना है, आपको याद करना है। क्या फॉर्मूला? किसी और को याद मत कर भाई, फॉर्मूला याद कर लेने लहर जाएगा, पता नहीं चलेगा कहां से आया था और कहां चला जाएगा। ठीक है भैया, आगे देखो। पूछते इस तरह आ गए, इतना आसान क्वेश्चन हो भैया, इतना आसान क्वेश्चन क्यों देते हो? देखिए देखिए, फोकस, सोना नहीं है, सोना नहीं है भाई, जाग जाओ जाग जाओ। देखो क्या दिया गया क्वेश्चन में, द वर्क डन टू मूव यूनिट टेस्ट चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये देखो, ये खेलने की कोशिश कर रहा है। आपको पता होना चाहिए जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है ना भैया, उसके ऊपर 1 कूलम को घुमा लो, 10 कूलम को घुमा लो, 1000 कूलम को घुमा लो, वर्क डन हमेशा 0 होगा। वाई? क्योंकि इक्विपोटेंशियल पर, इक्विपोटेंशियल जो सरफेस होती है वहां पे जो वोल्टेज आप बोलते हैं ना, वोल्टेज, जो वोल्टेज होता है वो सेम होता है। ठीक है, तो वर्क डन का फॉर्मूला आपको पता होगा, Q इंटू होता है फाइनल वोल्टेज माइनस इनिशियल। अब ये दोनों तो सेम है, सेम का मतलब सर फाइनल इक्वल्स टू इनिशियल। अगर दोनों सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, तो वर्क डन कितना आ जाएगा भाई साहब? 0। याद रहेगा कि नहीं? याद रख लो, अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो उसके ऊपर चार्ज को ऐसे 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 घुमाओगे तो वर्क डन हमेशा 0 मिलेगा। पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है ना भैया, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हमेशा 90 का एंगल बनाती है। कितना का एंगल बनाती है? 90 का। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 का एंगल बनाती है, जिसे हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं भैया? नॉर्मल। चलिए आगे बढ़िए। तो सर इसमें आंसर आपने नहीं बता दे, बता तो दिया राजा, 0 आएगा आंसर। चलिए ये देखिए आ गया, ये भी देखो। अभी लॉजिक वाला क्वेश्चन है, लॉजिक वाला क्वेश्चन है, कुछ थोड़ी है ना, लॉजिक है बस। अब क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी हैज अ यूनिट सिमिलर टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी। मतलब इसमें कौन सी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसका यूनिट एनर्जी डेंसिटी के इक्वल होता है? एनर्जी डेंसिटी क्या होता है? कुछ नहीं भैया, स्मॉल यू से रिप्रेजेंट कर देते हैं। एनर्जी होगा, एनर्जी का है डिवाइड बाय वॉल्यूम, यही होता है बस, वॉल्यूम। क्लियर? अब हो ना हो, एनर्जी को हम लोग वर्क के इक्वल लिख सकते हैं। अगर वर्क के इक्वल लिख सकते हैं तो क्या लिखोगे? इसको वर्क। अगर इसको और क्या लिख सकते हो भैया? वर्क। अब वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एल, लेंथ बोल दो। और वॉल्यूम क्या आता है? एरिया इनटू लेंथ। तो देखो आपका फेवरेट स्टेप आ गया, काट दो काट दो, सबको तो काट ही रहे, उसको भी काट दो भैया। एल से एल कट गया, तो बचा क्या आपके पास भैया? जो एनर्जी डेंसिटी बची वो बची क्या भाई? फोर्स बाई एरिया। देखा देखा सा लग रहा है क्या? नहीं सर, सुना सुना सा लग रहा है। फोर्स बाई एरिया क्या होता है? प्रेशर। प्रेशर क्या होता है भैया? प्रेशर। तो हमारा आंसर क्या आएगा? प्रेशर। ठीक है भाई साहब, लॉजिक वाला क्वेश्चन था और कुछ नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे। अभी जस्ट मैंने ये बताया आपको, इक्विपोटेंशियल सरफेस की 2 बातें याद रखना है। कितनी बातें? 2 बातें तो मैं याद रखेगा, भूलने वाला नहीं है भाई। कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं 2 बातें नहीं भूलने वाला। पहली बात क्या है, अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस पे चार्ज को मूव कराओगे तो वर्क डन 0 होगा। हाँ सर, याद हो गया। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के साथ 90 का एंगल बनाती है। कितने का एंगल बनाती है? 90 का। 90 बोल दो, परपेंडिकुलर बोल दो, नॉर्मल बोल दो, तीनों का मतलब सेम है। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, फॉर एनी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन इक्विपोटेंशियल सरफेस थ्रू अ पॉइंट इज टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, किस पे बताना है? इक्विपोटेंशियल सरफेस पे। तो देख लो कहां, ये रहा नॉर्मल। क्या आएगा भाई? नॉर्मल बोल दो, परपेंडिकुलर बोल दो, 90 डिग्री बोल दो, तीनों का मीनिंग सेम है। चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आवा दो भैया। चलो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखिए, अब आ गया पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी किसकी? पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल की। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, देखिए डाइपोल किसकी बात चली भाई? डाइपोल। डाइपोल की अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो उसको यू से बताते हैं। उसका फॉर्मूला होता है माइनस पी डॉट ई। क्लियर? डॉट हटता है तो क्या आता है? कॉस थीटा। पी ई कॉस थीटा। अब यहाँ पे दो स्टेटमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला स्टेटमेंट क्या भैया? स्टेबल बोलेगा क्वेश्चन में। क्या बोलेगा? स्टेबल। स्टेबल बोल दे या फिर बोल दे मिनिमम। स्टेबल का मतलब मिनिमम एनर्जी। मिनिमम, मिनिमम क्या है भाई? एनर्जी। कब मिलता है आपको याद रखना चाहिए, स्टेबल, मिनिमम
ये एनर्जी कब मिलता है? 0 डिग्री पे। कब मिलता है? 0 डिग्री पे। कब मिलता है भैया? 0 डिग्री पे। तो इस समय cos 0 कितना होता है भाई साहब? cos 0 होता है पहला पहला पॉइंट भैया, इसको लिख लो भाई, लिख लो, अपने हाथ पे लिख लो, दिमाग में छपा लो कि भाई पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो स्टेबल कब होता है? 0 डिग्री पे। मिनिमम कब होता है? 0 डिग्री पे, याद रहना चाहिए। दूसरा भी पॉइंट है, देखिए दूसरा, अनस्टेबल। वर्ड क्या यूज करेगा? अनस्टेबल। अनस्टेबल का मतलब मैक्सिमम एनर्जी, ये भी बोल सकता है क्वेश्चन में, मैक्सिमम। क्या मैक्सिमम एनर्जी? समझ में आया बच्चा? मैक्सिमम एनर्जी बोल सकता है, क्या बोल सकता है? मैक्सिमम एनर्जी बोल सकता है, फिर अनस्टेबल बोल सकता है। उस केस में थीटा कितना होगा? 180, याद कर लो। अब cos 180 कितना होता है सर? cos 180 -1 होता है। अब यही क्वेश्चन, यहीं से क्वेश्चन बनेगा, बोलेगा बताओ, क्या बताओ? मिनिमम एनर्जी बताओ। किसकी मिनिमम एनर्जी बताओ? डाइपोल की। तब थीटा इक्वल टू 0 ले लेना है। अगर थीटा क्वेश्चन में कुछ दिया ही नहीं है तो 0 ले लेना है, ठीक है। चलिए, थर्ड वर्क डन पूछता है, तो वर्क डन का फॉर्मूला आप लिख दीजिए। डाइपोल को जब हम रोटेट करते हैं ना इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो कुछ वर्क करना पड़ता है, उस वर्क का फॉर्मूला होता है पी ई cos θ1 माइनस cos θ2। क्लियर? तो ये वर्क डन का फॉर्मूला। तो इन तीनों से आपका बात बन जाएगा, ये तीन आपको याद रखना है बच्चा, ये तो खास करके बहुत सारा क्वेश्चन आया हुआ है। समझ रहे हो? समझ रहे हो तो आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। देखिए पहला क्वेश्चन आ गया, ध्यान से समझिए क्या बोला गया है। अ मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस हैज अ परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड दिस। 2 moles of this substance is polarized by applying strong electrostatic field of this. What be the potential energy? Potential energy बोल दिया क्वेश्चन में, तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख दो। क्या लिख दो? फॉर्मूला। अरे लिखोगे नहीं तो भैया आएगा कैसे? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जस्ट अभी मैंने बताया। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मास्टर जी ने क्या बताया था? ये बताया था माइनस पीई कॉस थीटा, इतना बताया था। हाँ सर, अब अगर P मिल जाए तो बात बन जाए। पीई और थीटा, तीन चीज चाहिए। तो चलिए पहले क्या दिया? डाइपोल। अब ध्यान से पढ़ो, गड़बड़ यहाँ, गलती यहाँ बहुत लोग करेंगे। यहाँ जो डाइपोल दिया है, एक मॉलिक्यूल का दिया है। आपके पास कितने मॉलिक्यूल है? 2 मोल। तो 2 मोल का पूरा लिखना पड़ेगा। तो मैं कैसे लिखूंगा भाई? P इक्वल्स टू 2 मोल। 2 मोल का मतलब कितना होता है? 2 मल्टीप्लाई, एक मोल में कितना है? 6 इंटू 10⁻23। ये टोटल इतने मॉलिक्यूल है, तो इसको बोल सकता हूं मैं, ये क्या है? नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल, ये हो गया इतने मॉलिक्यूल है। और एक का कितना है? देखो एक का देखिए रखा है क्वेश्चन में, ये एक का है। ये देखो कितना है भैया? 10⁻29। अरे 1 रुपए में 2 चॉकलेट आती तो 1000 रुपए में कितनी आएगी? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। तो वही है कि एक 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 मॉलिक्यूल का पता है। आपके पास कितने? बहुत सारे मॉलिक्यूल है, तो बहुत सारे से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा टोटल डाइपोल। क्लियर? अब देखो ई दिया गया, हाँ सर देखो ई भी क्वेश्चन में दिया गया। ई कितना है? 10⁻6। पर सर थीटा नहीं दिया गया। मैंने क्या बोला था? थीटा नहीं दिया तो क्या लेना है? बाय डिफॉल्ट 0। थीटा 0 लोगे तो cos 0 कितना आ जाएगा? cos 0 आ जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, पी आपको पता है, यहाँ पे पुट कर दो। ई पता है, पुट कर दो। इसकी पूरी वैल्यू पुट कर दो। तो सॉल्व करोगे तो जो आंसर आएगा वो आएगा -12। क्या आएगा भैया? -12। रखना है, कैलसी लगाओ फटाफट, स्किप मत कर भाई। कैलसी निकाल फटाफट, कैलकुलेट करके देख ले, तभी तो कॉन्फिडेंस आएगा ना कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। भगाया जा रहा है, भगाया जा रहा है, कहाँ जाएगा भाग के? दुनिया गोल है, आना यही है। चलिए भैया आगे बढ़िए। बहुत प्यारा, बहुत मीठा, बहुत सुंदर, आपके जैसा सुंदर और आसान क्वेश्चन आ गया। चलिए सुंदर, सर मैं सुंदर नहीं हूं, मैं तो ब्यूटीफुल हूं। अरे ब्यूटीफुल नहीं, हैंडसम बोलते हैं उसको राजा बेटा, हैंडसम। चलिए देखिए, a electric dipole of dipole moment P is placed parallel to the uniform electric field intensity E, ठीक है, on rotating it through 180 डिग्री the amount of work। अब देखो पहले क्या बोला कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ऐसा बोला है, और डाइपोल मोमेंट भी ऐसे, P भी ऐसे, ठीक। अब क्या बोल रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे ही रहेगी, और जो डाइपोल मोमेंट है वो आपका उसको 180 डिग्री ऐसे रोटेट कर देंगे। समझ में आ रहा है? मतलब θ1 यहाँ पे कितना है? 0, देखो ना पैरेलल है, और θ2 यहाँ पे कितना मिल गया? 180। क्वेश्चन में दिया देखो 180। पहले बोल दिया ना पैरेलल, यूनिफॉर्म में कैसा है? पैरेलल, पैरेलल मतलब θ इक्वल टू 0, और ये कितना आ गया? 180। चलिए तो आपको बताना है कि भाई कितना वर्क डन होगा। तो वर्क डन का फॉर्मूला जस्ट अभी मैंने बताया, पी ई
थीटा 1 कितना है 0, तो cos 0 माइनस cos 180। अभी दोनों की वैल्यू बता के आया हूं, बताओ cos 0 कितना होगा 1 और ये कितना होगा -1, तो सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा बताओ 2pe आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2p। समझ रहे हो बच्चा लोग? तो ये हमारे पास क्या आ गया वर्क डन। क्या आ गया वर्क डन। देख रहे हो कितना आसान क्वेश्चन, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा डी। आ रही बात समझ में? चलिए आगे बढ़िए। कि गुस्केट का पीवाई क्यों कर दिया तुम लोगों ने भैया? गुस्केट कैसे ऐसे ऐसे छाती ठोक के बोलोगे भैया आपने भी गुस्केट में अच्छा मार्क्स आएगा। प्राउड करो अपने ऊपर, ठीक है। चलो आगे बढ़िए। पूछते इस तरह आगे, इतना आसान क्वेश्चन कौन पूछता है भैया? एन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट केप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में थीटा एंगल पे रखा गया हैज अ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। बोल दे अब रुकना मत। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी बोला तो बोलो क्या होगा? मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कब मिलता है बताओ? थीटा इक्वल टू 0 पे मिलता है। बोला था कि नहीं बोला था? अरे बोल दे भैया। बोला था सर, बोला था। तो आंसर क्या आ जाएगा? देख रहे हो 2020 का क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है। चलिए अब कैपेसिटर का बेसिक पता होना चाहिए। सीरीज पैरेलल बताया भी था मैंने आपको। सीरीज पैरेलल कैसे बोलते हैं बताया भी था मैंने। तो कैसे सोल्व करोगे? आसान है भैया, आसान है। क्या आसान है? चलिए सीरीज के लिए क्या फॉर्मूला होता है मैं लिख देता हूँ। सीरीज के लिए होता है, दो कैपेसिटर के लिए मैंने ट्रिक बताई थी भाई। सीरीज में अगर दो कैपेसिटर लगे हो तो ऊपर उनका कर दो मल्टीप्लाई, नीचे कर दो एडिशन, खत्म, टाटा बाय। दो के लिए वैल्यूड है और पूरा निकालना है तो 1/c इक्वल्स टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 ऐसे करके सॉल्व करेंगे। क्लियर? चलिए आगे बढ़े। हो जाए? चलो हो जाए। पैरेलल के लिए क्या फॉर्मूला होगा? पैरेलल के तो सिंपल है भैया, C1 प्लस C2। अब देखो इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। क्या बोले? टू कैपेसिटर हैव कनेक्टेड इन सीरीज, देयर इक्विवेलेंट कैपेसिटर इज 3 माइक्रोफैराड। कहने का मतलब दो कैपेसिटर है, दोनों को सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो उनका जो नेट कैपेसिटेंस आएगा वो 3 आएगा। तो लिख दिया जाए यहाँ पे कितना दिया गया? इसकी वैल्यू 3 दी गई तो 3 लिख देते हैं। ऊपर ये चल ही रहा है C1 प्लस C2। चलिए आगे बढ़े। बोला गया एंड when they are connected in parallel their equivalent capacitance this। अगर पैरेलल में जोड़ोगे तो 16 मिलेगा। तो मतलब पैरेलल का वैल्यू दिया गया। सीरीज का कितना दिया था 3, इसका कितना दिया है 16। तो लिख लेते हैं 16 C1 प्लस C2। तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। C1 प्लस C2 की जगह क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं क्या? हाँ सर लिख सकते हैं। तो लिख दो 3 C1 C2 डिवाइड में 16 मल्टीप्लाई में जाएगा तो C1 C2 का जो प्रोडक्ट होगा 48 आ जाएगा। तो ठीक है, अब इसको आपको वेरीफाई कराना है। क्या कराना है? वेरीफाई। दो ऐसे कैपेसिटर जिनका एडिशन 16 आना चाहिए और मल्टीप्लिकेशन 48 आना चाहिए। देखो वही पूछा है। तो देखिए भाई 16 ये तो नहीं होगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा। तो बचा कौन सा? बी, ए और सी। अब दोनों का मल्टीप्लाई करो, देखो 48 इसका आएगा। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? 48। ठीक है भैया, अब इसको रिप्लेस करके सब्स्टिट्यूशन मेथड से पूरा सोल्व करने मत लगना। पूरा का पूरा टाइम जाएगा तेरा और तू बिना मार्क के घर जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ऐसे क्वेश्चन है तो वेरीफाई करा लो। देखो एडिशन में तो 2 कट गए और मल्टीप्लाई से 1 आ गया, खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूछते इस तरह आ गई भाई, अगर n कैपेसिटर, बैटरी लो हो गई, अभी तक सही करते, ये आ गई बैटरी, देखो आ गया बैटरी। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा उहे बनेगा जेकरा पास दिमाग होगा, मेहनत करने की क्षमता होगी, वही करेगा। चलिए देखिए अरे मेरे जिगर के टुकड़ों, ध्यान से देखो। जब आप पेपर देने बैठो और इसमें से कुछ क्वेश्चन आ जाए तो तुरंत क्वेश्चन नहीं करना है, आंख बंद करना है, बोलना है थैंक यू सर, थैंक यू। और नहीं आए तो फिर भाई मैं क्या कर सकता हूँ भाई? आपने तो पूरा साल पढ़ाई किया, मैंने तो बस थोड़ा सा पढ़ा रहा हूँ। मैं यही एफर्ट कर रहा हूँ कि आपका कुछ अच्छा हो जाए, जितना भी मेहनत किया उससे थोड़ा सा अच्छा मार्क्स आ जाए। तो उसके लिए एटलीस्ट PYQ करके जाओ आप, ठीक है। चलिए क्या बोले? व्हेन एन कैपेसिटर ईच ऑफ वैल्यू C आर कनेक्टेड इन सीरीज, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ कॉम्बिनेशन। सीरीज में कनेक्टेड है कितने कैपेसिटर? n कैपेसिटर है, सबकी वैल्यू सेम है C। तो टोटल कितना होगा? C/n। पर अगर सीरीज ना बोल के सर पैरेलल बोलता तब क्या करते? अगर पैरेलल में इक्विवेलेंट निकालना होता तब n इंटू क्या कर देते? C। तो ये पैरेलल के लिए, ये सीरीज के लिए। तो हमारा ये सीरीज वाला पूछा है तो ये आंसर आएगा। ये कहां पे देखिए, समझ में आया? पैरेलल वाला पूछे तो पैरेलल वाला बता देना। अब देखो सर्किट सोल्व करना है, ठीक है। आई होप आपको सर्किट सोल्व करना आता होगा थोड़ा बहुत, क्योंकि सर्किट नहीं आएगा तो लहर जाओगे।
अब देखिए यहाँ पे ए और बी के बीच में टोटल कैपेसिटेंस निकालना है। अब देखिए यहाँ पे एक विस्टन ब्रिज बन रहा है, ये देखो ये विस्टन ब्रिज बन रहा है। ये जब विस्टन ब्रिज बनता है तो बीच वाला उड़ा देते हैं, क्या करते हैं, उड़ा देते हैं। आ रही बात समझ में? तो ये जो सीरीज पैरेलल वाला है ना, मैं क्या करता हूँ, जो रेजिस्टेंस वाला आएगा टॉपिक, तो रेजिस्टेंस में सर्किट होता है, इसमें भी सर्किट होता है, तो दोनों को कंबाइन करके सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन अभी देख लो, नहीं देख लो यार, कब टाइम मिले ना मिले। देखिए ये सर्किट कैसे सोल्व होगा, देखो ध्यान, यहाँ विस्टन ब्रिज बन रहा है, देखो इन दोनों का रेशियो, इन दोनों का रेशियो कितना आएगा, 1 आएगा, तो बीच वाले को उठा के फेंक देंगे बाहर, क्या करेंगे, बाहर। तो ये कौन सा आ गया भैया हमारा, बता दो बता दो बता दो बता दो बता दो। तो ये हमारा आ गया विस्टन ब्रिज। विस्टन ब्रिज किसी काम का नहीं होता, इसे कट करके निकाल दिया बाहर। अब देखिए ये दोनों किस में भैया, सीरीज में, तो जब सीरीज में है तो क्या हो जाएगा, हाफ, सेम है ना। ये भी आपका किस में भैया साहब, सीरीज में, ये भी क्या हो जाएगा, हाफ। अब देखो C/2, अब ये C/2 और ये C/2 दोनों किस में भैया, पैरेलल में, तो इनका आंसर क्या आएगा, C। अब ये वाला C और ये बीच वाला C दोनों किस में है, दोनों आपस में पैरेलल में, तो उन दोनों को सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, मतलब इसको पूरा सॉल्व करूंगा तो 2C आ जाएगा, और इसको सोल्व करोगे तो C/2 आ जाएगा इधर, तो ये भी 2C आ जाएगा, तो 2C का आधा C, तो आंसर आपका C आएगा। आपको खुद से सॉल्व करना है, C आएगा। C मतलब कितना दिया, 3, तो आंसर नंबर ये आएगा 3 माइक्रोफैराड। ठीक है, आपको सॉल्व करना है, अगर सॉल्व नहीं आएगा तो सॉल्व करना, अगर नहीं आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है बच्चा, देखो ना भाई, ये इन दोनों को सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 2C, सॉरी C/2 इसको भी सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, C/2, और इनको आपस में सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, बताओ बताओ बताओ, दिख रहा है ना, इसको आपस में सॉल्व करोगे तो आ जाएगा C, और इधर भी आपका C है, और इधर कितना, इधर भी C है, इन दोनों को C, तो C कितना आ गया यहाँ पे, नहीं गलत आ गया, ये C/2 कितना, C हो जाएगा, ये C/2 C और C कितना, 2C और C, तो ऐसे आएगा 3C, तो एक C से C कट जाएगा, तो 2/3 इंटू C की वैल्यू कितनी है, 3 से 3 कैंसिल, आंसर 2 आएगा सर, भाई गलती हो गई भाई, आंसर 2 आएगा, आंसर 2 आएगा। ठीक है, आपको सॉल्व करना है, आपको सॉल्व करना है और बताना है आंसर कमेंट में। ठीक है भैया, कुछ तो तुम करो यार, पूरा नहीं कर दूंगा क्या, एक क्वेश्चन तो करो। चलिए ये रहा, ये भी सर्किट का क्वेश्चन है, ये भी मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा, ये आपको करना है, क्योंकि सिखाना पड़ेगा, ये नया कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, कुछ लोगों का आता होगा, कुछ लोगों को नहीं आता, इसको मैं प्रॉपर पहले कमेंट, अगर कमेंट आया कि हाँ सर सर्किट वाला क्वेश्चन सिखाइए, कमेंट आप करोगे तो मुझे लगेगा आपको नीड है, अगर आप कमेंट नहीं करोगे तो मुझे लगेगा नीड नहीं है, तो मैं नहीं कराऊंगा, मुझे लगेगा आपको आता है तो कमेंट करना, तो मैं बता दूंगा। ठीक है भैया, चलो ये भी सर्किट वाले आप करो, कमेंट करो भाई, तभी मुझे पता चलेगा। ये भी HW, चलो भाई, हाँ ये देखो, ये क्वेश्चन आ सकता है, इसकी आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, बहुत आसान है। क्या बोला गया, ध्यान से पढ़ते, क्या बोला गया, ध्यान से देखना, Q amount of electric charge is present on the surface of sphere having radius r. Calculate the total energy of the system. कहने का मतलब ये, कोई एक स्फीयर है बेटा, जिसकी रेडियस क्या है, r है, इसके ऊपर जो टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो आपका है कैपिटल Q। क्या है, कैपिटल। तो इस सिस्टम की एनर्जी बताइए। अब इस पे से 2 क्वेश्चन बनेगा। आपने अगर पढ़ा होगा ध्यान से तो स्फेरिकल कैपेसिटर होता है, ये उसी तरह काम करता है। अगर स्फीयर है, स्फीयर के ऊपर चार्ज है, तो एक कैपेसिटर की तरह काम करता है, उसको बोलते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर। और इसका जो कैपेसिटेंस होता है आपको याद होना चाहिए, 4πε0 इंटू आर। आर क्या है, रेडियस। ये डायरेक्ट पूछ सकता है, स्फीयर दे देगा, बोलेगा इसका बताओ कैपेसिटेंस, तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है भैया, याद कर ले, कोई स्फीयर है, क्या भैया स्फीयर, तो उसका कैपेसिटेंस क्या होता है, 4πε0 इंटू आर। आर क्या है, रेडियस ऑफ स्फीयर। चलिए 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 आगे बढ़े, हाँ सर आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। हमको क्या निकालना है, एनर्जी। तो कैपेसिटर, कैपेसिटर की एनर्जी का फॉर्मूला बता दीजिए क्या होता है सर। होता है ना Q²/2C। तो C पता है, हाँ सर पता है, तो लिख देते हैं Q² ऐसे रख दो, C को आगे रखो, C क्या है 4πε0 R। ये जो 2 है ना, 2 को पीछे लिख दिया मैंने। क्यों सर, अभी बताता हूँ। अब ध्यान से अगर देखोगे बच्चा, तो यहाँ कुछ नहीं, मतलब 1 मान लो, तो ये जो ये वाली टर्म है बेटा, ये वाली इसको क्या बोलते हैं, K। क्या बोलते हैं हम लोग, K =
1/4πε0। तो उसकी यहाँ पे k लिख दो, तो क्या बचेगा फाइनल में बस k क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2r। आई बात समझ में? तो ये आया, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, बताइए बताइए बताइए, के क्यू स्क्वायर बाई 2r। तो ये के क्यू स्क्वायर बाई 2r। तो डायरेक्ट आपको याद रखना है, डायरेक्ट आपको क्या करना है बच्चा, याद रखना है, झुकेगा इंशाल्लाह मैं, बहुत सब याद करके जाएगा, भूलेगा कुछ भी नहीं। चलो आगे।